नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि किस तरीके से आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट डिवोर्स हैं वो ले सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी बताऊंगा कि और एक इस अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एक जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसका भी आपको रेफरेंस दूंगा। और क्योंकि अब हम जानते हैं कि जैसे कि डिवोर्स है वो किस तरीके से लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स है वो तीन जो मीन्स वेज होते हैं जो जिससे डिवोर्स लिया जा सकता है। एक तो डिवोर्स है जो हस्बैंड फाइल करता है, एक होती है कि वाइफ जो है वो डिवोर्स फाइल करती है, और एक होता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स। तो अब हम सब जानते हैं कि जैसे जब भी कोई डिवोर्स है अगर केस फाइल करना होता है, तो अगर एक पार्टी कॉन्टेस्टिंग है और एक अपोज कर रही है, तो उसमें सालों साल लग जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जैसे ज़्यादा या कम कोई इसका वो नहीं है, डाटा नहीं है कि कितने सालों के अंदर ये डिवोर्स मिल जाता है, क्योंकि लिटिगेशंस जो है हमारे कंट्री में कई साल चलती है। तो इसलिए अगर कोई भी पार्टी से हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है, अगर डिवोर्स के लिए अगर वो चाहते हैं, अपना माइंड बना लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका है वो है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स है जो कि अगर पार्टीज को 1 साल से जो समय होता है उससे अगर वो सेपरेटली रह रही हैं, तो वो कोर्ट में अपना फैमिली कोर्ट में वो अपनी एक याचिका जॉइंटली फाइल करनी होगी उनको, और उसमें आपको पहला जो मोशन पास होगा और उसके बाद दूसरा मोशन जो है वो 6 महीने बाद पास होगा। तो उसके आधार पे टोटल जो औसतन समय है वो 1.5 साल के अंदर ही डिवोर्स मिल जाता है। और अब एक जजमेंट भी आ गई है, तो उसमें 6 महीने का जो पीरियड है उसमें भी वेव ऑफ कर दिया गया है। अंडर जो कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट की डिस्कशंस के हिसाब से वो 6 महीने का जो पीरियड भी वेव हो गया। तो औसतन जो समय है वो 1 से 1.5 साल में जो है वो जो मिनिमम 1 साल का जो सेपरेशन होना जरूरी है, और 6 महीने का जो पीरियड है जो कूलिंग ऑफ पीरियड जो बताया जाता है उसको भी कई मीन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वेव कर दिया। तो फिर भी हम मान के चलें तो 1.5 साल में जो अगर दोनों पार्टीज अगर रजामंदी है तो डिवोर्स मिल जाता है। और इसमें क्या है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेटल्ड हो जाती हैं, तो कोर्ट जो है वो एक डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो प्रिपेयर कर देती है फैमिली कोर्ट, जो कि बाइंडिंग हो जाती है दोनों पार्टीज के ऊपर। तो ये तो था म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स। अब ये कुछ डिवोर्स के ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिवोर्स फाइल बाय हस्बैंड और डिवोर्स फाइल बाय द वाइफ। तो इन दोनों के जो केसेस में होते हैं, वाइफ जो अगर कोई डिवोर्स का केस फाइल कर रही है और हस्बैंड उसे अपोज कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड डिवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं, उसे वाइफ जो अपोज कर रही है, तो उसमें कई साल लग जाते हैं। तो कई ग्राउंड्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि किस आधार पे डिवोर्स है वो लिया जा सकता है। जैसे क्रूरल्टी है, किसी अपोजिट पार्टी ने एक पार्टी के ऊपर क्रूरल्टी की है, तो उस ग्राउंड पे डिवोर्स दिया जा सकता है। और एक डिजर्शन का ग्राउंड है, तो डिजर्शन का ग्राउंड जो है वो कम से कम 2 साल से एक पार्टी उसके साथ नहीं रह रही है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, नहीं रह रही हो, तो इस ग्राउंड्स पे भी डिवोर्स है वो मिल जाता है। और कई अदर ग्राउंड्स भी हैं, जैसे अडल्ट्री का ग्राउंड हो गया, तो कई अदर ग्राउंड्स भी हैं वो अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है उस आधार पे डिवोर्स है वो मिल जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, केस ये होता है कि और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो क्रूरल्टी है, अगर कोई एक पार्टी एलिगेशन लगाती है कि अदर पार्टी ने क्रूरल्टी किया, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी को करना होता है कि किस तरीके से अदर पार्टी ने जो है वो क्रूरल्टी की है। तो औसतन इसमें जो है काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि पिटीशन फाइल की जाती है, नोटिस इशू होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाती है, रेप्लिकेशन जो होता है, फिर उसके बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं हस्बैंड की साइड से, वाइफ की साइड से, फिर उसके बाद रिबटल आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर मीन्स रिबटल होता है, फिर रिबटल के बाद आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद डिग्री होते हैं। तो औसतन समय जो है फैमिली कोर्ट में वो 5 साल तक का मान के चलिए फैमिली कोर्ट में लग जाता है। अब फैमिली कोर्ट में मान लीजिए अगर एक पार्टी को 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो फैमिली कोर्ट में हस्बैंड या वाइफ की जो पिटीशन अलाउ होगी या डिसमिस हो जाएगी। अगर अलाउ हो जाती है तो नेचुरली अदर अपोजिट पार्टी है उसको चैलेंज करेगी, तो फिर वो चैलेंज किया जाएगा। फर्स्ट अपील जो पिटीशन है वो फाइल की जाएगी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की जाती है तो इसमें भी
काफ़ी समय लग जाता है। अब कौन सी स्टेट में कैसी मीन्स कौन सी स्टेट में जो हाई कोर्ट स्थित है और वहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या है, तो इसमें भी जो है वो 10 साल 15 साल तक का औसतन समय लग जाता है। तो मीन्स जब तक हाई कोर्ट उसका कन्फर्म्ड नहीं कर देती उसके जो ऑर्डर को, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को, तो मीन्स डिवोर्स है वो कन्फर्म नहीं होता। लेकिन इसमें जो चैलेंज जो करना होता है वो लिमिटेशन के अंदर ही करना होता है। मीन्स फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसमें लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही उसको अपील है वो फाइल करनी चाहिए। ऐसे नहीं है फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब 1 साल के बाद फाइल की जा रही है अपील, तो वो लिमिटेशन से बाहर चली जाती है। तो अब द पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो मीन्स जो भी मीन्स सेकंड मैरिज का भी ऑप्शंस होते हैं उसके बाद वो कर सकता है, अगर उसने फर्स्ट अपील है वो फाइल नहीं की है रीजनेबल टाइम में। तो ये तो था लंबा समय। फिर हाई कोर्ट की अगर उस पिटीशन को अलाउ कर देता, मान लो जो हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है, फिर ऑपोजिट पार्टी फिर उससे सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इसमें लंबा समय लग जाता है। कम से कम 10 से 15 साल से 10, 15, 20, 25 साल इतने समय तक का लग जाता है। आप कोई भी कोर्ट जो फैमिली मीन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई हैं डिवोर्स की, उसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में कब ऑर्डर पास किया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब जाकर उसको कंफर्म किया, तो कितना साल समय लग जाता है, तो 15, 20, 25 साल तक का तो समय है वो लग जाता है। तो अब एक और सबसे जो टॉपिक है, जो वीडियो का जो टॉपिक है, उससे हम हट के नहीं जा रहे हैं, उसके वीडियो के टॉपिक के अंदर ही आ रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट किस तरह से डिवोर्स लिया जा सकता है। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कई ऑप्शंस हैं। जैसे तो होता है स्पेशली पिटीशन, जैसे मान लो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ही आप सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो अब अगर कोई पार्टी अगर चाहती हैं, अगर एक पार्टी चाहे अपोज भी कर रही है, एक पार्टी चाहती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिवोर्स लिया जाए, तो एक ऑप्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कई लोगों जो मीन्स जो कानून के जानकार हैं वो ही जान पाएंगे कि इसमें किस तरीके से लिया जा सकता है। कई बार नॉलेज नहीं हो तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं रेलेवेंट टेक्स्ट के साथ, और रेलेवेंट मटेरियल जो अवेलेबल होगा नेट में उसको भी आप देख के कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जाने के लिए एक सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट जो रास्ता है वो है, जो मैं आपको वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, वो है ट्रांसफर पिटीशन फाइल करना। तो ट्रांसफर पिटीशन जो है वो सीधा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं ट्रांसफर पिटीशन की। एक तो होता है ट्रांसफर पिटीशन, मान लीजिए एक हस्बैंड है, वो एक दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, मीन्स मान लीजिए वो बॉम्बे में रह रहे हैं, और जो वाइफ हैं वो दिल्ली में रह रही हैं, और केस जो है हस्बैंड ने बॉम्बे में फाइल किया हुआ है। तो वाइफ चाहे तो वो ट्रांसफर पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके उस केस को बॉम्बे से दिल्ली में ट्रांसफर करा सकती है। तो सिमिलरली हस्बैंड भी चाहे तो केस ट्रांसफर पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, डिसमिस हो जाएगी। लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा उसको मैं आपको जो वीडियो है उसमें शेयर करने जा रहा हूँ कि उससे अगर ट्रांसफर पिटीशन फाइल करने से एक विकल्प खुल जाता है कि हस्बैंड के पास या दोनों पार्टीज के पास, कि वो क्या जब भी ट्रांसफर पिटीशन फाइल की जाएगी तो नोटिस इशू होते हैं, और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई एक पार्टी अपना कोई रीजनेबल ग्राउंड्स बता देती है कि हम मेडिएशन करवाना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के जो केस को सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर पे भेज देती है। तो ये एक अच्छा सबसे अच्छा विकल्प है अगर सुप्रीम कोर्ट में डिवोर्स लेने का। तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर वो ट्रांसफर पिटीशन जो है वाइफ फाइल करती हैं चाहे हस्बैंड फाइल करते हैं, अगर साथ में अपनी सबमिशन से रिकॉर्ड करवा लेते हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, मेडिएशन भेजना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उनकी सबमिशंस को रिकॉर्ड करवा के मीन्स जो भी सबमिशंस कोर्ट में लेके और मतलब ऑन रिकॉर्ड में लेके जो केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मेडिएशन सेंटर है वहाँ रेफर कर देती है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसलिए पहला जो इंग्रेडिएंट है वो ये जरूरी है कि ट्रांसफर पिटीशन फाइल की जाए। बिना ट्रांसफर पिटीशन के माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई केस को एंटरटेन नहीं कर सकती है। या फिर स्पेशल ई पिटीशन तो आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। अगर कोई कहे कि मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन डाल दूं, सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स की पिटीशन नहीं लेगी, वो सीधा कहेगी आप पहले फैमिली कोर्ट में जाए, पहले फैमिली कोर्ट में रेमेडी एग्जॉस्ट करें, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना लंबा ये 3 स्टेजेस का स्टेप है, ये काफ़ी लंबा और मीन्स काफ़ी लंबा लग जाता है इसमें समय, इसमें सालों साल का लग जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में मेडिएशन सेंटर में अगर आप चले जाते हैं केस को रिजॉल्व कराने के लिए, मीन्स मेडिएशन को मीन्स केस जो है मीन्स जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कराने के लिए आप चले जाते हैं, तो मेडिएशन सेंटर ही सबसे अच्छा जो राइट है, मीन्स सबसे अच्छा ऑप्शन खुला है दोनों पार्टीज़ के लिए। यहाँ आप अपनी सेटलमेंट है आप करवा सकते हैं। तो अब देखिए, चाहे अब नेचुरली क्या होता है कि अब एक पार्टी अपोज कर रही है, एक पार्टी अपोज नहीं करेगी, और मान लीजिए एक दोनों पार्टीज अपोज करती हैं, तब तो मेडिएशन फेल हो जाता है। और एक पार्टीज अगर एग्री कर देती हैं
तब भी जो है मीन्स दोनों ऑप्शंस खुले हैं। एक मेडिएशन या तो सक्सेस होगा या मेडिएशन फेल होगा। अगर दोनों पार्टीज एग्री हो जाती है मीन्स मेडिएटर होगा, दोनों की बातों को सुनेगा, समझाएगा उनको, उनसे पूछेगा, उनके जो भी ग्रीवेंसेस है उनको रिजॉल्व करने की सारे मेथड्स अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे मीन्स। और उससे मेडिएटर अगर सक्सीड हो जाते हैं तो मेडिएशन फेल हो जाएगी। अगर मेडिएशन फेल होगी तो मेडिएशन रिपोर्ट के साथ वो ट्रांसफर पिटीशन की जब डेट लगी होगी उसके साथ मेडिएशन रिपोर्ट पहुंच जाएगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 के अंदर डाइवोर्स है वो ग्रांट कर देंगे, जो कि अनचैलेंजेबल है, सारी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। फिर आप फैमिली कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, कहीं आपको मीन्स उसमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पार्टी इसको अपोज नहीं कर सकती। अब दूसरा जो ऑप्शन है, मान लीजिए नेचुरली जो वाइफ है वो कई बार मीन्स एडवांटेज कंडीशन में रहती हैं जो भी हो, क्योंकि अगर उन्होंने 498 के केस लगाए हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, तो वाइफ जो है वो इजिली टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री नहीं होती है। तो ये इसमें क्या होता है कि मेडिएशन फेल हो जाता है। इसमें मेडिएशन फेल होने के बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखती है। जो मैं अभी जजमेंट है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो रिसेंट जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो लास्ट वीक आई थी, तो उस जजमेंट में भी एक मेडिएशन फेल हो गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पे भी डाइवोर्स है वो ग्रांट कर दिया था, लेकिन यहाँ एलिमोनी थी वो देने को कहा था हस्बैंड को। तो ये मीन्स अब मेडिएशन सक्सीड हो गया तो उसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो अगर दोनों पार्टी चाहे 1 रुपये पे अगर सेटलमेंट कर लेती हैं, चाहे 1 करोड़ में सेटलमेंट करती हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज अगर एग्री हो जाती हैं तो मेडिएशन। लेकिन यहाँ पर अगर एक मेडिएशन फेल हो जाती है तो नेचुरली जो अगर वाइफ मेजॉरिटी केसेस में एडवांटेजेस कंडीशन में रहती है, क्योंकि उन्होंने जो केसेस होते हैं वो लगाए होते हैं, जैसे 498 का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, 125 सीआरपीसी का केस हो गया, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी तब भी डाइवोर्स दे सकती है, लेकिन सब केसेस में नहीं कि मिलेगा डाइवोर्स मिलेगा, लेकिन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। मान लीजिए पार्टीज 10 सालों से सेपरेट रह रही हैं, 5 सालों से सेपरेट रह रही हैं, 8-9 सालों से सेपरेट रह रही हैं, तो माननीय अगर लगता है कि मैरिज इररिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो गई है, तो इस ग्राउंड पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन फेल होने के बाद भी डाइवोर्स दे सकता है, लेकिन हस्बैंड को जो है वो एक रीजनेबल एलिमोनी है वो देने को कह सकते हैं। मान लीजिए हस्बैंड की कितनी इनकम है, क्योंकि सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा। मान लीजिए वाइफ जो है अर्निंग कर रही है तो हस्बैंड भी अर्न कर रहे हैं और कोई चाइल्ड नहीं है, तो फिर नेचुरली एलिमोनी का अमाउंट है वो कम होगा। लेकिन अगर वाइफ अनएम्प्लॉयड है और चिल्ड्रन भी हैं और चिल्ड्रन जो है वो वाइफ के साथ रहे हैं, तो फिर है एलिमोनी का जो, और हस्बैंड की अच्छी इनकम है तो एलिमोनी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज यहाँ पर एक डाइवोर्स है वो एलिमनी ऑर्डर के साथ दी जाती है। तो आइए हम एक केस जो रिसेंट जजमेंट आई थी उसको हम डिस्कस करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जो मेडिएशन फेल भी हो गया था उसके बाद भी जो है वो डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था। तो इसके हम एक जजमेंट को देखते हैं। और ये देखिए, ये जजमेंट आई थी लास्ट वीक आई थी, ट्रांसफर पिटीशन नंबर सिविल 2814 ऑफ 2023 थी, और इसमें पिटिशनर और जो है रिस्पोंडेंट का केस था। पिटिशनर थी वो वाइफ थी और रिस्पोंडेंट जो है वो हस्बैंड थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक वाइफ ने एक ट्रांसफर की पिटीशन फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पेंडिंग थी फैमिली कोर्ट में, एक उत्तराखंड में की फैमिली कोर्ट थी। वहाँ एक जो पिटीशन थी वो मींस फैमिली कोर्ट की जो डाइवोर्स की पिटीशन जो फाइल की थी उसके लिए उन्होंने ट्रांसफर की पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ट्रांसफर पिटीशन का एक और बात बता दी जाती है कि ट्रांसफर पिटीशन तो वो तभी फाइल की जा सकती है अगर दोनों की मीन्स वाइफ और हस्बैंड जो है वो अलग अलग स्टेटों में रह रहे हैं, और अगर स्टेट में नहीं रह रहे तो अगर एक वाइफ या हस्बैंड है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तभी ट्रांसफर पिटीशन मेंटेनेबल है। अगर सेम स्टेट के अंदर है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ है और एक कानपुर है, अगर लखनऊ से कानपुर में ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ये होगी, तो वो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आर्टिकल 142 का जो पावर्स है वो हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, वो अवेल नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि ट्रांसफर पिटीशन में जो रिलीफ लीव मांगी जा रही है वो इस तरह की हो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो ट्रांसफर की प्रोसीडिंग्स की मींस प्रेयर मांगी गई हो, और चाहे हस्बैंड ने मांगी हो चाहे वाइफ ने मांगी हो, वाइफ की है वो एडमिट हो जाएगी, नोटिस इशू हो जाएंगे, जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टे हो जाएगी। हस्बैंड जो फाइल करेंगे उनकी एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस पे ही एडमिट ही नहीं होगी और डिसमिस हो जाएगी, अनलेस कोई रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो या फिर हस्बैंड ये कहें कि हाँ वो इंटरेस्टेड है मेडिएशन के लिए। तो यहाँ पर ये बात बताई गई थी, उसने बताया था आर्गुमेंट्स थे दोनों पिटिशनर के भी सुने गए और वाइफ के रिस्पोंडेंट्स के भी सुने गए, और यहाँ बताया कि जो मैरिज थी वो रिस्पोंडेंट के साथ हुई थी, मीन्स जो हस्बैंड और वाइफ की जो मैरिज जो थी वो 2013 में हुई थी, एक डॉटर भी बॉर्न हुई थी। और यहाँ पर हस्बैंड ने यहाँ पर पिटीशन फाइल की थी फैमिली कोर्ट में
कि वो मांगी थी, सेक्शन 13 के अंदर फाइल की थी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, कि डिवोर्स दे दिया जाए क्योंकि पिटिशनर ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और ऑलरेडी किसी सेकंड रिस्पोंडेंट के साथ रिलेशन में है, और जबकि उन्होंने एडवाइस भी की थी कि वो मैट्रिमोनियल होम में आ जाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नेग्लेक्ट किया और इसलिए वो अपनी जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो नहीं परफॉर्म कर पाई हैं। हस्बैंड ने अपनी एलिगेशंस लगाई थी, लेकिन वाइफ ने अपोज किया था उन्होंने, और साथ में ये भी कहा था कि वाइफ ने एक जॉब भी ले लिया जुलाई 2022 में, और इसलिए अब रिस्पोंडेंट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन वाइफ का कंटेंशन ये था कि हस्बैंड ने नेग्लेक्ट किया पिटिशनर को, डॉटर को, इसकी वजह से केयर नहीं की, तो इसकी वजह से उनको पेरेंटल होम में आना पड़ा, और 2019 से वो अपने पेरेंटल होम में रह रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया कि कोर्ट ने पॉसिबिलिटीज बताई कि सेटलमेंट पे आ जाएं, इसलिए मैटर को सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन में भेज दिया था, और रिपोर्ट आई थी 24 जुलाई 2024 को कि मेडिएशन सेंटर ने कहा कि मेडिएशन फेल्ड हो गई है। तो नेचुरली जब भी कोई पिटीशन जाती है, चाहे डिवोर्स की हो चाहे ट्रांसफर पिटीशन की हो, जो मींस फैमिली मैटर से रिलेटेड है, जिसमें हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, तो हर केस में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे फैमिली कोर्ट हो, वो पहले मेडिएशन करवाती है। तो मेडिएशन यहाँ पर भी फेल हो गई, और यहाँ पर मेल होने के बाद भी यहाँ पर कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को ये रिकॉर्ड करवाया कि जो रिलेशन था पिटिशनर का और फर्स्ट रिस्पोंडेंट के साथ, वो इरिवर्टेबली ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 2019 से रही थी तो 5 साल का ही गैप था यहाँ पे, तो कोर्ट ने फिर भी कहा कि इरिवर्टेबल ब्रेक डाउन हो गया, तो इसलिए मैटर जो है मेडिएशन से आया, तो उसने भी वो भी सेटलमेंट नहीं कर पाए, और जो पार्टीज जो हैं वो कोर्ट के समक्ष आई है, उन्होंने एडमिट भी किया है कि मैरिज जो है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये बात हो गई क्योंकि दोनों पार्टीज प्रेजेंट हुई इन पर्सन पे, उन्होंने एडमिट भी कर लिया कि मैरिज जो है वो नहीं बन सकती है, क्योंकि 2019 से अलग रह रहे हैं, तो इसने यहाँ पर इरिवर्टेबल ब्रेक डाउन हो गया। तो इसलिए अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी जो पावर थी, एक्सरसाइज जो पावर थी अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और कंप्लीट जस्टिस, दोनों पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस मिल सके, और पर्टिकुलर इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस कोर्ट, तो ये बताया कि जो मैरिज थी पिटिशनर और फर्स्ट रिस्पोंडेंट की, वो कंप्लीटली फेल्ड हो गई है, और वो 2019 से साथ नहीं रह रहे हैं, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे वो फ्यूचर में साथ रहेंगे। तो इसलिए कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी, उसका रेफरेंस दिया अपना, वो थी शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन की। उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट जो है वो अपने सारे प्रोसीजर से डिपार्ट कर सकती है, मींस जितने जो भी प्रोसीजर है उससे हटके जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ऐसा नहीं कि सारे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने, तो कोर्ट के पास पावर है, वो जो सब्सटेंशिएटिव लॉज हैं प्रोसीजर से हटके भी एक जो अपनी जो पावर है वो इस्तेमाल कर सकती है 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, ताकि जो मैरिज जो है वो इरिवर्टेबल ब्रेक डाउन हो चुकी है, और एक पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। और कोर्ट ने यहाँ पर सेटिस्फाई था कि मैरिज जो है वो कंप्लीटली फेल्ड हो चुकी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो साथ रहेंगे, और अब इस फर्दर लीगल रिलेशनशिप को रखना एक अनजस्टिफाइड हो जाएगा। और आप यहाँ पर बताया कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट और ऑर्डियल विल बी डील की अंडरगो, और फिर यू हैव कंसीडर व्यू कि जो मैरिज जो है पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की वो इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुकी है, और इसलिए हमें पावर है आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि पिटिशनर और जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट, जो वाइफ की एज बताई 32 साल और हस्बैंड की एज है 38 ईयर्स है, और कहा कि इनका फ्यूचर अभी पूरा फ्यूचर अहेड है इनके पास, और एक बच्ची भी बॉर्न हुई है, और वो अभी उनकी एज सो एंड सो है, तो इसलिए वो बच्ची जो है वो उनके साथ 2019 में मदर के साथ रह रही है। तो इसलिए सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था 22 मार्च 2023 को, और इसमें ये भी कहा था कि वो डॉटर जो है वो पिटिशनर के साथ रह रही है, और वो पिटिशनर ही मतलब जो वाइफ ही है उसकी केयर करेंगी। तो इसलिए 7 लाख रुपए थे वो माइनर डॉटर के दे दिए थे, और फिक्स डिपॉजिट बना दिया था यूको बैंक में, और जो कि वाइफ ने डिस्प्यूट नहीं किया कि उनको पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन जो सेटलमेंट को सीरियसली डिस्प्यूट किया कि उनके वो सिग्नेचर ही नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो वाइफ भी अब एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और रीजनेबल इनकम ले रही हैं, और फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए और इंटरेस्ट ऑफ डॉटर को देखते हुए कोर्ट ने जो एलिमोनी थी उसकी अमाउंट है वो बढ़ा दी, और कहा कि एडिशन में 13 लाख रुपए हस्बैंड देंगे, जो 7 लाख ऑलरेडी वो दे चुके हैं, डिपॉजिट करा चुके हैं। तो इस इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को देखते हुए इसकी, ताकि वो बच्चे का जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है माइनर डॉटर का जो इंटरेस्ट को देखते हुए, और डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो है वो ग्रांट कर दी, और
पिटीशन को अलाउ कर दिया था, और जो मैरिज सॉलेमनाइज्ड हुई थी जो 2013 की, उसे डिसॉल्व कर दी बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स अंडर पार्ट, जो पावर वेस्टेड अंडर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी जो अंडर 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और पिटीशनर स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, और जो पेंडिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस थी वो भी कंसाइंड टू द रिकॉर्ड्स में भेजी जाए। ये जजमेंट थी 24 अक्टूबर 2024। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको ये वो बात जो बताई गई थी वो क्लियर हो गई है कि इस केस में भी जो थी मेडिशन था वो फेल हो गया था। इसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिवोर्स है वो हस्बैंड को ग्रांट कर दिया था, लेकिन विद एलिमोनी ऑर्डर के साथ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।